नमस्कार साथियों। सामान्य विज्ञान की सीरीज में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था दैनिक विज्ञान और इसका है ये सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समुद्र की गहराई सामान्यतः किस में मापी जाती है? समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर के द्वारा। याद रखिए, गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर के द्वारा। इससे पहले हमने पढ़ा है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए हमने प्रयोग में लिया है एक्टियोमीटर। पौधों की वृद्धि मापने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ, और इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने। और बैरोमीटर किसको मापता है? वायु दाब को मापता है। और समुद्र की गहराई मापने के लिए हम क्या प्रयोग में लेते हैं? फेदोमीटर। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। तो समुद्री दूरी हम मापेंगे नॉटिकल मील के द्वारा, और फेदोमीटर के द्वारा मापेंगे समुद्र की गहराई। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा या गति मापनी है तो इसके लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लेंगे? तो ये है नेफोस्कोप। क्या काम में लेंगे? नेफोस्कोप, बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए। एनीमोमीटर की बात करें तो इससे हवा की शक्ति और गति मापी जाती है। रेन गेज, रेन यानी वर्षा और गेज मतलब यंत्र, तो रेन गेज से वर्षा की मात्रा। इसके बाद में नेफोस्कोप से बादलों की दिशा और गति। हाइग्रोमीटर, इससे आर्द्रता का मापन किया जाता है। याद रखिए, हाइग्रोमीटर दो चीज़ें हैं, एक तो हाइग्रोमीटर है और एक है हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से तो आर्द्रता का मापन किया जाता है और हाइड्रोमीटर के द्वारा घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है कूट 1 को 2 से मिलाना है। यंत्र दे रखे हैं इधर और इधर दे रखे हैं उपयोग। इधर है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्फिग्नोमेमोमीटर और स्टेथोस्कोप। तो क्या क्या किस किस के अंदर काम में आता है? तो एंसेफिलोग्राफ ये काम में आता है, मस्तिष्क रोगों के निदानकारी यंत्र है ये। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये तो आपने सुना होगा, कार्डियो मतलब हृदय से संबंधित, तो हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है। स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर ये क्या करता है? रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर है उसको मापता है। स्टेथोस्कोप ये क्या करता है? ये करता है हृदय की धड़कन को सुनने का कार्य करता है स्टेथोस्कोप। तो ये चारों याद रखने हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर ये रक्तचाप को नापता है और स्टेथोस्कोप मापता है हृदय की धड़कन को सुनता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ये है मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र। अगला है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर इसका प्रयोग किया जाता है तापमान को मापने के लिए। तो किसी भी आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा की मात्रा की माप करने के लिए बोलोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी आवृत्ति हो और उसके विद्युत चुंबकीय विकिरण की में जो ऊर्जा की मात्रा रहेगी तो उसको तापमान के रूप में दर्शाएगा बोलोमीटर। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल और वेग के मापन के लिए किया जाता है? पवन का बल और वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। एमीटर काम में आता है विद्युत धारा के मापन में। एनीमोमीटर का काम होता है वायु हवा के वेग को मापना। अल्टीमीटर का काम रहता है ऊंचाई को मापना। ऑडियोमीटर का काम, ऑडियोमीटर है श्रवण को मापना, ठीक है। तो सुनने की जो ध्वनि है उसको मापता है ऑडियोमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई को नापता है। एनीमोमीटर वायु वेग को नापता है। इसके बाद में एमीटर है विद्युत धारा को मापता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई? एसआई पद्धति जो है कब से लागू हुई है? तो ये 1971 से लागू हुई है और यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित और संशोधित रूप है। इसमें मीटर, केजी और सेकंड के अतिरिक्त ताप का मात्रक केल्विन है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला है
और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। तो पहले तो केवल 3 ही मात्रक थे, MKS में मेजर करते थे, लेकिन इसके बाद में है SI पद्धति आई। SI पद्धति में केल्विन जोड़ा गया है, एम्पियर जोड़ा गया है, केल्विन जोड़ा गया है, कैंडेला जोड़ा गया है और मोल जोड़ा गया है। ठीक है, तो कैंडेला, मोल, एम्पियर, केल्विन, ठीक है, ये जोड़े गए। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई बतानी है, कौन सी है? ध्वनि में प्रदूषण हो रहा है तो उसको किससे मेजर करेंगे? तो डेसिबल से अपन मेजर करते हैं ध्वनि प्रदूषण को। तो डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। सामान्य वार्तालाप की प्रबलता लगभग 60 डेसिबल, असहनीय ध्वनि प्रबलता 120 डेसिबल, और शोर जो होता है वो उसकी सीमा होती है लगभग 85 डेसिबल। तो याद रखिए, अगर वार्तालाप जो है उसकी प्रबलता की बात करें तो 60 डेसिबल तक की प्रबलता रहती है जब हम बातचीत करते हैं। इसके बाद में 120 डेसिबल जब चली जाती है तो असहनीय हो जाती है वो ध्वनि, और शोर हो जाता है 185 डेसिबल। 85 जो है डेसिबल जो है वो शोर कहलाता है। ठीक है, तो 85 डेसिबल शोर 120 डेसिबल को अपन सहन नहीं कर सकते, और सामान्य वार्तालाप होता है 60 डेसिबल पे। अगला प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई बतानी है, कौन सी? क्या है विद्युत प्रतिरोधकता, जिसको अपन रो से डिनोट करते हैं, उसकी इकाई बतानी है, क्या है? ओम। ठीक है, उसकी इकाई क्या है? ओम है। तो ये विद्युत प्रतिरोधक है, प्रतिरोध है, उसकी इकाई है ओम। तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, शक्ति की इकाई होती है वाट, और कार्य और ऊर्जा की होती है जूल। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश के द्वारा निर्वात के अंदर 1 जूलियन वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात के अंदर 1 जूलियन वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये डाटा आपको याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितने मीटर होते हैं। तो 9.46 इंटू 10⁻13 मीटर होते हैं। ठीक है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। तो पारसेक के अंदर होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर हो गए? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर 10⁻12 किलोमीटर। तो ऐसे याद रख लीजिए। और 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक के अंदर। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है, याद रखिए। तारों के संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है एक पारसेक। तो ये RS प्री 1999 में पूछा गया है। एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। तो निकटतम हमारा आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। अगला है, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई कौन सी है? ओजोन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उसको नापने के लिए कौन सी इकाई काम में लेंगे? तो ओजोन की सांद्रता मापी जाती है डेक्सन या डॉप्सन के अंदर। किसके अंदर? डेप्सन या डॉप्सन के अंदर। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक के अंदर मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को मापना है तो किस मात्रक के रूप में मापेंगे? तो कैलोरी के रूप में मापते हैं। कैलोरी के रूप में मापा जाता है भोजन की ऊर्जा को। ताप को मापने के लिए क्या क्या काम में आते हैं? देखिए, सेल्सियस पैमाना है, फिर फ़ारेनहाइट पैमाना है, इसके बाद में रोमर पैमाना है, केल्विन पैमाना है। ठीक है, तो ये चारों पैमाने हैं ताप को मापने के लिए। सेल्सियस पैमाने के अंदर क्या होता है? इसका आविष्कार किया था स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने। और इस पैमाने में हिमांक जो होता है, जिस पर बर्फ़ बनती है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो सेल्सियस पैमाने के अंदर क्या होता है? 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में जो है 100 भाग होते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें
तो इसका आविष्कार किया था जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने। इसमें जो हिमांक होता है, जो जहाँ वो 0 डिग्री था वहाँ पर, यहाँ पर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु यहाँ पर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहाँ पे 100 डिग्री था, यहाँ पे है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इनके बीच की दूरी को कितने भागों में डिवाइड किया है? 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। अगला है रोमर पैमाना। इसका हिमांक 0 डिग्री रोमर और भाप बिंदु 80 डिग्री रोमर है। तो वहाँ से 0 से 100 था। फ़ारेनहाइट के अंदर 32 से लेके 212 था। रोमर के अंदर 0 से लेके 80 है, तो इसको 80 भागों में बांटा जाता है। केल्विन पैमाने की बात करें तो इसके अंदर 273 केल्विन से स्टार्ट होता है, और भाप बिंदु होता है इसका 373। ठीक है। अब इन चारों में संबंध की बात करें तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस इकाइयों का मान कितना होता है? बराबर होता है। अगर -40 डिग्री हुआ है तापमान, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इकाइयों का मान क्या होगा? समान होगा। 574 पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमानों का मान समान होता है। तो ये दोनों याद रखिए, 40 डिग्री पर तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होंगे -40 पर, और 574 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमानों का मान समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेल, BEL, बेल किसकी इकाई है? तो ये है, बेल किसी की भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है। जो दिए गए हैं उनमें बेल ध्वनि की इकाई होती है। ठीक है। बेल किसकी इकाई होती है? ध्वनि की इकाई होती है। और एक बेल के अंदर होते हैं 10 डेसिबल। कितने होते हैं? 10 डेसिबल होते हैं एक बेल के अंदर। 8.686 डेसिबल के अंदर एक नेपर होता है। तो नेपर, डेसिबल और बेल, ये तीनों किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? KW, किलोवाट घंटा, KWH, ये ऊर्जा की यूनिट है। तो KWH किसकी यूनिट है? ऊर्जा की यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटे के अंदर होता है 3.6 मेगा जूल। तो ये भी याद रखिए, कितने जूल होते हैं किलोवाट घंटा के अंदर? 3.6 मेगा जूल। अगला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म, तो ये है ऊष्मा का यूनिट। ठीक है। जैसे थर्मामीटर होता है तो ऊष्मा के लिए काम आएगा, इस तरीके से याद रख लीजिए। तो थर्म जो है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है THM, थर्म। ऊष्मीय ऊर्जा का गैर अस्थायी मात्रक है, और ये 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है। BTU के बराबर होता है एक थर्म। एक थर्म के अंदर कितने यूनिट होते हैं? 1 लाख BTU। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता जो है उसकी यूनिट है क्यूरी। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता की प्रमुख इकाई क्यूरी है। रेडियो सक्रिय पदार्थों की वह मात्रा जो 3.7 × 10⁻14 विघटन प्रति सेकंड दर से विघटित होती है, एक क्यूरी कहलाती है। तो एक क्यूरी की भी परिभाषा याद रख लिए कि एक क्यूरी किसको कहते हैं? भाई, रेडियो एक्टिव धर्मिता की यूनिट तो है ही ये, लेकिन इसकी परिभाषा भी याद रहनी चाहिए। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की वह मात्रा जो 3.7 × 10⁻14 विघटन प्रति सेकंड की दर से विघटित होती है, तो एक क्यूरी कहलाती है वो। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ के अंदर। CDRI कहाँ स्थित है? लखनऊ के अंदर। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो हिसार, हरियाणा के अंदर स्थित है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म। भारत में केंद्रीय औद्योगिक औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है लखनऊ के अंदर। तो लखनऊ में स्थित है। देश का पहला औषधि शोध संस्थान है ये, और जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 17 फरवरी 1951 में स्थापित किया गया था। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ के अंदर कब स्थापित किया गया? 17 फरवरी 1951 को। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यूपी के अंदर स्थित है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, तो अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? तो ये आविष्कार किया है एल बोरो ने। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है केशिका क्रिया पर।
किस पर कार्य करता है? केशिका क्रिया। तो गुरुत्व के विरुद्ध किसी द्रव की प्रवाह की क्षमता को ही केशिका क्रिया कहते हैं। और फाउंटेन पेन केशिका क्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। किस पर कार्य करती है? कैपिलराइजेशन, केशिका क्रिया मतलब कैपिलरिज्म, इस पर कार्य करता है फाउंटेन पेन। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है? तो ये आविष्कार किया नरेंद्र कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच या सिलिका की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करेगी? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगी। 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकविद है नरेंद्र सिंह कपानी। इनके द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है? नरेंद्र कपानी ने। एक्सरे की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की है? तो रोंटगन, इन्होंने की है एक्सरे की खोज। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर की रेंज में। कितनी होती है? 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर की रेंज के अंदर। इसे रोंटगन विकिरण भी कहते हैं, जो कि इसके अन्वेषक विल्हेम कॉनरेड रोंटगन के नाम पर आधारित है। तो एक्सरे की खोज किसने की? रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने। एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा में अध्ययन किया था? तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने स्टडी की थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला है? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया सीवी रमन को? तो यह दिया गया था 1930 ईस्वी के अंदर। निम्न में से एक विश्वविख्यात पक्षी विज्ञानी कौन था? विख्यात पक्षी विज्ञानी, तो ये सलीम अली था। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी इसका नाम रखा गया है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ पर स्थित है? तो बार्क है मुंबई के अंदर। चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई है? चरक संहिता ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। धन्वंतरी आश्रम पर किसने चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया था? धन्वंतरी आश्रम के अंदर तो सुश्रुत ने प्राप्त किया था। शल्य चिकित्सा यंत्रों का ज्ञान प्रदान करने वाले कौन थे? तो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं सुश्रुत। इसके बाद में है पित्त कफ और वात धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो पित्त कफ और वात की धारणा चरक ने जो है प्रस्तुत की थी। वह चिकित्सक जिसने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, तो हृदय ही शरीर का नियंत्रण केंद्र है, ये किसने बताया? तो ये बताया था चरक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है चरक शब्द का अर्थ बताना क्या है? तो चरक यानी होता है चलना। सीवी रमन का जन्म किस प्रांत के अंदर हुआ था? सीवी रमन तमिलनाडु में जन्म लिया था इन्होंने। वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज करके भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज करके भौतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सीवी रमन ने। पारसी परिवार में जन्मे एवं टाटा परिवार से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? पारसी परिवार में जन्मे थे और टाटा परिवार से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया? याद रखिए, परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट ये तारापुर के अंदर स्थापित किया गया। भारत के महान खगोल विज्ञानी कौन थे? खगोल विज्ञान का जिन्होंने अध्ययन किया, तो महान खगोल वैज्ञानिक थे डॉक्टर मेघनाथ साहा। तो इम्पोर्टेंट है ये। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो ये थे प्रफुल्ल चंद्र राय। पुष्पों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण के द्वारा वृद्धि कराने में किसे सहायता मिली? तो पुष्पों के जो विभिन्न भाग हैं उनको कृत्रिम पोषण के द्वारा वृद्धि करवाई जा सकती है। तो इसके वृद्धि कराने में किसको सहायता मिली? तो पंचानन माहेश्वरी को इसके अंदर सहायता मिली। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण में अहम भूमिका किसकी थी? तो सलीम अली की थी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण में अहम भूमिका। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेट जॉनसन ने। किसने किया था? जेट जॉनसन ने। राडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था राडार का आविष्कार। राडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है राडार।
राडार मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग अमेरिका की नौसेना ने वर्ष 1940 में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म है राडार का, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए किया था। अमेरिकी इंजीनियरों A.H. टेलर और लियो सी यंग, इनको राडार के विकास की प्रक्रिया में उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों के लिए जाना जाता है। राडार के आविष्कार का श्रेय सर रॉबर्ट वाटसन वाट को दिया जाता है। तो राडार का आविष्कार किसने किया है? रॉबर्ट वाटसन वाट ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? जेट जॉनसन ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर, इसका आविष्कार किया था T.H. मेमन ने। किसने किया था? T.H. मेमन ने। तो थियोडोर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था और इसका विस्तारित अर्थ होता है उद्दीप्त उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश तरंगों का संवर्धन। तो लेजर की फुल फॉर्म में याद रखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका उपयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापन, होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है लेजर का। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान ये बनाया था ऑरविल राइट एंड विलियर राइट। ठीक है, तो राइट बंधुओं के द्वारा वायुयान का आविष्कार किया गया। तो ऑडियो निवासी राइट बंधुओं ऑरविले और विल्वर, इन्होंने वायुयान का आविष्कार किया था और इनके द्वारा प्रथम जो है वायुयान फ्लायर लुड द राइट फ्लायर, इसकी उड़ान 17 दिसंबर 1903 इसको नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में की गई थी। तो राइट बंधुओं ने वायुयान का आविष्कार किया और पहली उड़ान इन्होंने उड़ी थी 17 दिसंबर 1903 को। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है पेनिसिलिन की खोज। 1928 के अंदर स्कॉटिश वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके द्वारा की गई है पेनिसिलिन की खोज। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन की बात करते हैं तो इसका आविष्कार किया था ग्राहम बेल साहब ने। तो एक पहला प्रायोगिक टेलीफोन इसका आविष्कारक है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और इन्होंने वर्ष 1876 ईस्वी के अंदर टेलीफोन के लिए पहला US पेटेंट प्राप्त किया था। तो 1876 के अंदर ही इन्होंने पहला US पेटेंट प्राप्त कर लिया था टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी अभी वर्तमान में है, इसकी दूरी को अगर अपन 1/4 कम कर दें तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो हमारे जो वर्ष होगा उसकी अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 1/4 कम कर दें तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि धरती जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर 365 सही 1/4 दिन का होने वाला वर्ष क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। चूँकि पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाने पर सूर्य से वर्तमान दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर से कम दूरी पर होगी, इसलिए पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी। यही कारण है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की परिभ्रमण गति घटती रहती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो परिभ्रमण की गति है, स्पीड है, वो क्या हो जाती है? घटती जाती है। लेकिन जैसे ही दूरी कम करेंगे अपन तो ये स्पीड बढ़ जाएगी पृथ्वी की, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? 1 वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। वर्षा ऋतु के अंदर लकड़ी के दरवाजे के फूलने का क्या कारण रहता है? वर्षा के दिनों के अंदर तो ये होता है अंतः शोषण। अंतः शोषण के कारण दरवाजे फूल जाते हैं लकड़ी के। वर्षा ऋतु के अंदर वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। ठीक है, कब विद्यमान रहती है सर्वाधिक आर्द्रता वर्षा ऋतु के अंदर? तो सायंकाल के अंदर सबसे ज़्यादा आर्द्रता रहती है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो MPL सोरेनसन, इनके द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई थी। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल की खोज किसने करी है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। बत्ती वाले स्टोव के अंदर केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण रहता है? बत्ती वाला स्टोव रहता है उसके अंदर केरोसिन अपने आप ऊपर कैसे चढ़ता है? तो ये पृष्ठ तनाव के द्वारा चढ़ता है, सरफेस टेंशन के द्वारा चढ़ता है। प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अपने पर विद्यमान तनाव के कारण सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इस तनाव को कहते हैं पृष्ठ तनाव।
अर्थात द्रव की सतह पर इकाई लंबाई की रेखा पर लगने वाला अभिलंबवत बल द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है पृष्ठ तनाव की। तो दैनिक जीवन के अंदर पृष्ठ तनाव के उदाहरण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण कारण क्या होगा? जो अपना जो सतह का क्षेत्रफल है, द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ रहता है ऊपर वाला, उसको सबसे छोटा न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है वो। जैसे कांच की नली के सिरों पर बर्नर की ज्वाला में गर्म होने पर गोल हो जाती है ऊपर, ठीक है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल इसने प्राप्त कर लिया। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल में अधिक बड़े बुलबुलों का बनना भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। पारे की छोटी बूंद गोल और बड़ी बूंद चपटी होती है। छोटी बूंद होती है गोल और बड़ी बूंद होती है चपटी, तो ये भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। फुहारने से ठंडक उत्पन्न होती है। द्रव बूंदों की गोलीय आकृति, सुई का जल पर तैरना, ठीक है। सुई जो जल पर तैरती है वो किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन एवं अपमार्जक, इसकी शोधन क्रिया। केशिकीय क्रिया, केशिकीय क्रिया जैसे अपन ने पढ़ा कि केरोसिन ऊपर कैसे चढ़ता है नली के अंदर, तो ये केशिकीय क्रिया है। शीशे के छर्रे बनाना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का जो है पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। इस कारण गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। कांच की दो प्लेटों के मध्य किसी द्रव की फिल्म स्थित है मान लो, और इन प्लेटों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन होता है, जिसका कारण क्या होता है? जैसे दो कांच की प्लेट ली है, उसके बीच में अपन ने द्रव फैला रखा है, ठीक है, द्रव की फिल्म स्थित है, तो इनको अगर अपन ऐसे खींचेंगे दोनों तरफ तो ये इसमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसका क्या कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो कौन सा बल होता है पृष्ठ तनाव का? तो द्रवों के अंदर आपस के अंदर जो ससंजक बल है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो अणुओं के मध्य का ससंजक बल, इसके कारण द्रव के में क्या होता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण यह है कि उनके अणुओं के मध्य ससंजक बल कार्य करता है। एक पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है, ठीक है। तो ससंजक बल किसको कहेंगे अपन? एक पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षित करने वाला बल है, जैसे प्लस और माइनस जैसे आकर्षित होते हैं, उसी तरीके से अणुओं के मध्य भी आकर्षण होता है। तो इस बल को अपन कहते हैं ससंजक बल। और इन द्रव के अणुओं के बीच कार्यकारी ससंजक बल अधिक होता है। वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं, जैसे पारा होता है। तो पारे के अंदर ससंजक बल सबसे सर्वाधिक होता है, इसके कारण पारा सतह को गीला नहीं कर पाता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद और इसका आकार गोलाकार हो जाता है, क्यों हो जाता है? ये हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि वो स्वतंत्र पृष्ठ जो है सबसे कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, और सबसे कम क्षेत्रफल जब द्रव गोलाकार होगा उसी अवस्था में होगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पानी से निकालने के बाद जो चिपक जाते हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं, क्योंकि वो ससंजक बल लग जाता है उनके बीच में, पानी के अणुओं के बीच में। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो केस नली होती है, छोटी सी एक नली होती है, उसके कारण जल की अपेक्षा एक जो कोई भी तरल पदार्थ आप डालोगे तो अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है। तो इसका कारण है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसके कारण वो क्या है? ज़्यादा चढ़ता है। कोई भी तरल होगा वो जल की तुलना में ज़्यादा चढ़ेगा केस नली के अंदर, क्योंकि जल का जो पृष्ठ तनाव है वो तरल के पृष्ठ तनाव से कम होता है, मतलब तरल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है जल की तुलना में। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? भारहीनता मतलब वेट ही नहीं रहेगा, ठीक है, वेट का मतलब गुरुत्व ही नहीं रहेगा। तो उस अवस्था के अंदर मोमबत्ती की ज्वाला का क्या आकार हो जाएगा? तो अधिक लंबी हो जाएगी वो ज्वाला। अब जानते हैं केशिकत्व के बारे में, कैपिलरिटी।
तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, कोई भी केश नली है, ये जैसे नॉर्मल नली होती है उसकी तुलना में बहुत पतली नली होती है, तो इसके अंदर द्रव ऊपर चढ़ेगा और नीचे आने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। यह घटना पृष्ठ तनाव के कारण होती है। केश नली के अंदर द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। दैनिक जीवन में केशिकत्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं, जैसे पौधों और पेड़ों के तनों के अंदर जो जल चढ़ता है वो भी केशिकत्व के कारण चढ़ता है। स्टोव और लालटेन की में मिट्टी का तेल और मोमबत्ती के अंदर मोम का चढ़ना, ये भी केशिकत्व के कारण होता है। तौलिए के एक सिरे को बाल्टी के भीतर डालने से पूरे तौलियों को भीग जाता है, ये भी केशिकत्व का उदाहरण है। कॉफ़ी पाउडर का शीघ्र जल के अंदर घुलना भी उदाहरण है। पेन की निब के द्वारा स्याही सोखने, इसका कार्य भी केशिकत्व का उदाहरण है। किसान का वर्षा होने पर खेत का जोतना ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाए जिससे नीचे नमी बनी रहे, तो ये भी एक केशिकत्व का उदाहरण है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? जलयुक्त कोई गिलास है, इसके अंदर तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा है, तो जब पिघलेगा तो पानी का स्तर कैसा हो जाएगा? तो वहीं रहेगा पानी का स्तर। ठीक है, जल के ऊपर कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो वो टुकड़ा जो है अगर पिघल जाता है तो स्तर चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिए ये। अगला है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ जो है पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। घनत्व क्या होता है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इस वजह से ये तैरता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ठीक है, साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले हैं, अलग अलग व्यास है उनका, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है। एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में अपन लेके आए तो उससे क्या घटित होगा? ठीक है, तो इससे जो है छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो छोटा बुलबुला तो और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। पत्तियां हरी क्यों होती है? तो पत्तियां हरी होती है हरे वर्ण का प्रतिबिंब और बचे वर्णों के अवशोषण के कारण। हरे वर्ण का तो क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है और बचे वर्णों का अवशोषण होता है, इसलिए पत्तियां हरी दिखती है। हरे रंग को परावर्तित करती है बल्कि बाकी सारे रंगों को अवशोषित कर देती है, इसलिए हमें हरी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त पत्तियों में एक रसायन पाया जाता है जो कि इनकी भोजन पचाने में सहायता करता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इसके कारण इनका रंग हरा होता है। तो एग्जैक्ट आंसर तो है कि क्लोरोफिल के कारण होती है पत्तियों का कलर हरा, लेकिन एक अन्य आंसर है कि ये हरे रंग को तो परावर्तित करती है और बाकी रंगों को अवशोषित करती है, इस कारण से ये हरी दिखती है। जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? पानी के अंदर नमक को हमने मिलाया है तो कौन सा परिवर्तन होगा? तो क्वथनांक तो घट जाएगा और जमाव बिंदु बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर हम नमक को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक घटता है। जैसे 100 डिग्री पर अगर मान लो उबल रहा है तो उससे पहले ही उबल जाएगा, तो क्वथनांक तो घट जाएगा और जमाव बिंदु क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दही को पिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? दही को पिलोकर हम मक्खन निकालते हैं तो उसके अंदर अपकेंद्रण का प्रयोग करते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको अपन कहते हैं, ये क्या होता है? अपकेंद्रीय बल एक छद्म या काल्पनिक बल है जो वृत्तीय मार्ग पर घूमती हुई वस्तु के सापेक्ष स्थिर प्रेक्षक को उस वस्तु पर केंद्र से परे लगता हुआ प्रतीत होता है। कपड़ा सुखाने की मशीन हुई, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हुई, आदि इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिए, दही को जब बिलोकर मक्खन निकालते हैं तो उसके अंदर कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह क्या है? भीतर की ओर झुकता है। ठीक है, अगर मोड़ पर घूमना है तो उसको भीतर की तरफ झुकना पड़ेगा, तभी उसका बैलेंस होएगा। यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो भीतर की ओर झुकता है और अपनी गति कम कर लेता है, जिसमें वह अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। अभिकेंद्रीय बल जो
ध्यान रखिए, अभिकेंद्रीय बल लगता है अंदर की तरफ और अपकेंद्रीय बल लगता है बाहर की तरफ। तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की तरफ रहती है और mv² r के बराबर होता है अभिकेंद्रीय बल, mv²/r। m द्रव्यमान है, v है वेग और r है त्रिज्या। अब इसके व्यवहारिक उदाहरण है, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। साइकिल सवार, ठीक है, साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय अंदर की तरफ झुका लेता है। मोड़ पर रेल, सड़कों एवं रेल की पटरियों में ढलाव इसी के कारण रखा जाता है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। जब कोई कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो उसे मुड़ने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। कार को यह बल उसके टायरों और सड़क के बीच विद्यमान घर्षण बल से मिलता है। कीचड़ वाली सड़क पर तेजी से चलती हुई साइकिल या मोटर के पहियों से चिपटे कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखा की दिशा में फेंक दिए जाते हैं, इसलिए पहियों पर मड गार्ड लगाए जाते हैं, ठीक है। वायुमंडल में बादलों पर तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है? तो उसका कारण रहता है घनत्व या श्यानता। इसके कारण वायुमंडल के अंदर बादल तैरते हैं। श्यानता या विस्कोसिटी इसका फुल फॉर्म दूसरा नाम है। द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। श्यानता द्रवों के बहने की क्षमता का मापक है। कुछ द्रव धीरे धीरे बहते हैं जैसे ग्लिसरॉल हुआ, तेल हुआ, और कुछ अन्य बड़ी तेजी से बहते हैं जैसे जल है, अल्कोहल है आदि। तो श्यानता के कारण ही यह परिवर्तन होता है। श्यानता क्या करती है कि अपनी जो परतें रहती है उसके अंदर, उसके बीच की जो आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करती है। जैसे व्यवहारिक उदाहरण देखें तो बादल वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं और वे आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। बादल जो है नीचे नहीं आ पाते हैं, बहुत धीरे धीरे आते हैं। यदि हम जल और शहद को कीप में अलग अलग डालें तो जल बहुत शीघ्र कीप के छेद में से होकर बाहर निकल जाता है, लेकिन शहद बहुत देर से निकल पाता है क्योंकि शहद के अंदर जल की अपेक्षा अधिक श्यानता होती है। तो शहद की श्यानता ज़्यादा होती है जल से, इसके कारण शहद धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है, और जल जो है तेजी से कीप से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है, अगर एक कमरे के अंदर चालू रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इसके दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप से ठंडा हो जाएगा, कमरे का ताप अपरिवर्तित रहेगा, कमरा रेफ्रिजरेटर से भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा या कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो अगर अपन ने क्या किया है, चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोल दिए तो कमरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? सूर्य का ताप जो है पृथ्वी के द्वारा विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह के बाहर या ऊपर रहता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पानी में अगर अपन बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो कितना भाग तो ऊपर रहता है, ठीक है, तो वो रहता है 1/10 भाग ऊपर रहता है, ठीक है, और 9/10 भाग नीचे डूब जाता है। तो बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से ज़्यादा होता है, इसलिए पानी पर तैरती है। तैरते वक्त क्या होता है, लगभग बर्फ़ का 1/10 भाग पानी से बाहर रहता है। प्याले में रखी बर्फ़ के पिघलने पर प्याले के पानी के तल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिए। तो अगर अब बर्फ़ पिघल भी गई ना तो उसके बाद भी उसका तल परिवर्तित नहीं होगा। यदि बर्फ़ के दो टुकड़ों को एक साथ मिला दे तो एक साथ चिपक जाते हैं। बर्फ़ में नमक मिलाने पर इसका गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं, और इसका उपयोग आइसक्रीम विक्रेता के द्वारा किया जाता है नमक मिलाने का कार्य। तो नमक मिलाने से क्या हो जाता है, इसका गलनांक बढ़ जाता है। गलनांक बढ़ने का मतलब है जिस ताप पर यह गलती है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कम ताप पर यह गल नहीं पाएगी। इसका उपयोग आइसक्रीम विक्रेता भी करते हैं। यदि पानी के अंदर नमक मिला दिया जाए तो बर्फ़ देर से जमती है। पानी के अंदर अगर बर्फ़ मिला के अगर जमाएंगे ना तो बर्फ़ बहुत देर से जमेगी। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो ऊष्मा की विकिरणें आती है उसका परावर्तन कर देते हैं सफ़ेद कपड़े। इसके कारण जो है ये गर्मियों के अंदर सफ़ेद कपड़े ही पहने जाते हैं। अगला है, प्रेशर कुकर के अंदर भोजन जल्दी पकता है। क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक यहाँ पर बढ़ जाता है। इसके कारण
प्रेशर कुकर के अंदर भोजन जल्दी पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। बहुत ऊंचे ताप पर उबलने के कारण वह खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। ठीक है, जैसे क्वथनांक बढ़ जाएगा तो भोजन जो है बहुत अधिक ताप पर उबलेगा, इसके कारण वो अच्छे से पक जाता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण होता है? साबुन के बुलबुले पर अपन सफ़ेद प्रकाश डालेंगे तो उस पर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, इसका कारण होता है व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण का सिद्धांत है कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती है तो उसकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। दोनों सतहों से आंखों पर पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूह को क्या कहते हैं? कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपन श्वेत प्रकाश गिरेगा तो श्वेत प्रकाश जैसे बुलबुले पर गिरा और वो परावर्तित होकर आंखों तक आती है। ठीक है, तो दोनों सतहों से जो है आंखों पर पहुंचने वाली प्रकाश की तरंग समूह जो है उसकी कलाओं में अंतर होता है। ठीक है, कलाओं में अंतर होता है दोनों सतहों से पहुंचने वाली जो सूक्ष्म जो तरंगे हैं उनके अंदर। इसके कारण क्या होता है कि हमको उसमें कलर दिखाई देता है, तरंगों की कला में सूक्ष्म अंतर होने के कारण। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कौन सी होती है? तो जल के पृष्ठ पर जो लहरें उठती है, जैसे अपन ने पत्थर डाला तो वो अनुदैर्ध्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य भी रहेगी और अनुप्रस्थ भी होगी। यदि किसी शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए तो जहाँ पर पत्थर गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार उत्पन्न तरंगों को गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में अनुदैर्ध्य होती है और माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो है माध्यम के कण जैसे ऐसे गति कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी दिशा के अंदर ही उनकी दिशा होगी, जो तरंग उत्पन्न होगी उसकी दिशा यदि माध्यम के कणों की जो से उत्पन्न जो कंपन है उसकी दिशा में होगी तो अनुदैर्ध्य कहलाएगी, और माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होगी, मतलब 90 डिग्री पर होगी। माध्यम के कण इस तरीके से कंपन कर रहे हैं और हमारी तरंग की दिशा ऐसे है तो वो हो जाएगी अनुप्रस्थ, और माध्यम के कण अगर इसी तरीके से कंपन कर रहे हैं और हमारी जो तरंग है उसकी दिशा भी इस तरीके से ही है तो वो हो जाएगी अनुदैर्ध्य तरंग। तो तालाब के शांत जल के अंदर पत्थर फेंकने पर दोनों तरीके की तरंगें उत्पन्न होती है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो पारे पर तैरती है और पानी के अंदर डूब जाती है। तो लोहे का घनत्व जो है पानी से तो ज़्यादा होता है लेकिन पारे से कम होता है, इसके कारण पारे पर तैरती है और पानी के अंदर डूब जाती है। तेज हवा वाली रात्रि के अंदर ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है? तेज हवा वाली रात्रि के अंदर ओस नहीं बनने का कारण बताना है, क्या है? तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसके कारण ओस नहीं बनती है तेज हवा वाली रात्रि के अंदर। वाष्पीकरण के व्यवहारिक उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे बरसात के दिनों के अंदर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। यही कारण है कि गीले कपड़े गर्मियों में जल्दी और बरसात में देर से सूखते हैं। तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है बरसात के दिनों के अंदर। ठीक है, और तेज हवा अगर आएगी तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। सुराही के अंदर रखा पानी उसके सूक्ष्म छिद्रों से बाहर इसी के कारण आता है, वाष्पीकरण के कारण आता है। पंखे के चलने पर हमें शीतलता अनुभव होती है, ये भी वाष्पीकरण के कारण अनुभव होती है। यदि थोड़ी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ली जाए तो यह हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाती है, इसके कारण हथेली को ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो ये भी वाष्पीकरण के कारण होता है। जाड़े के रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है पानी की पाइप जाड़े के दिनों के अंदर? तो ये फट जाती है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है इसके कारण। ठीक है, अगर पानी द्रव के रूप में है तो वो उसका आयतन कम होगा, पानी बर्फ़ के रूप में है तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। इसके कारण सर्दी के दिनों में जम जाता है पानी तो पाइप लाइनें फट जाती है।
भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों, ऐसा क्यों होता है? भाप से अधिक हाथ जलता है लेकिन उबलते जल से कम जलता है। इसका कारण होता है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसके कारण अधिक जलन होती है। ठीक है, तो अधिक ऊष्मा की मात्रा होती है भाप के अंदर उबलते हुए पानी की अपेक्षा। प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छत उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, अतः छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ध्यान रखिए, छत के ऊपर अगर मान लो कोई टीन रखी हुई है, तेज हवा आई तो तेज आंधी आने पर वो क्या उड़ जाती है, हल्की टीन की जो है हल्की टीन जो है उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? कि उच्च वेग के कारण वहाँ पर दबाव क्रिएट हो जाता है, प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पर सामान्य प्रेशर है, उसके ऊपर कम प्रेशर हो गया तो इधर से प्रेशर लगेगा। ठीक है, प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है ये उड़ जाएगी इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। क्यों करता है? आर्द्रता और गर्मी से ये अनुभव करता है, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ह्यूमिडिटी अगर रहती है इसके कारण वाष्पन नहीं होता है पसीने का, इसके कारण गर्मी में परेशानी का अनुभव करता है व्यक्ति। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? ये चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसके कारण ये चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट का तापमान सेंटीग्रेड के तापमान से दुगना हो जाता है? तो -12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर के ऊपर। तो ये आप एक सूत्र याद रख लीजिए, F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। अगर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि किस बिंदु पर ये जो है दोनों फ़ारेनहाइट का जो तापमान है सेंटीग्रेड तापमान से दुगना हो जाता है, तो -12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है पानी का सर्वाधिक घनत्व। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर आप रख लीजिए 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, तो सी का मान 0 हो गया तो 32 रह गया, तो 32 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान होते हैं। एक विशेष दिन एवं समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला के अंदर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? तो चूरू के अंदर रखा हुआ प्याला पहले पहुंचा है इसके अंदर। ठीक है, तो समय के अंदर चूरू के अंदर कितना था? 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। और समान धातु के दो प्यालों के अंदर चूरू के अंदर 95 डिग्री था और शिमला के अंदर 71 डिग्री था। तो पहले जो है कमरे के तापमान पर कौन पहुंचेगा? ये पहुंचेगा शिमला में रखा प्याला। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो वो होता है -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होते हैं। अगर सी की वैल्यू अपन -40 रखेंगे इसके अंदर तो ये भी -40 आ जाएगा। तो ये -40 पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने समान रहते हैं। वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है वाहनों के टायरों की बाह्य सतह? ये घर्षण बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। किसके द्वारा बादल बनते हैं? तो बादल बनते हैं द्रवण के द्वारा। किसके द्वारा? द्रवण के द्वारा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है मैसूर के अंदर। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। हवा की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायु के बल, दिशा और गति को मापा जाता है।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। जल का क्वथनांक गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं 273.15 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्वथनांक होता है 99.9474 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं इसको। 373.12 केल्विन और या 211.95 मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 10 डिग्री तापमान का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट को में कन्वर्ट करना है तो सी एफ बराबर होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32, उसके अंदर रख के अपना आंसर आ जाएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, तो इसका मात्रक होता है मीटर के अंदर। ओडोमीटर किससे संबंध किसका है, ओडोमीटर दूरी को मापने के लिए काम में लिया जाता है। गाड़ी के द्वारा जितनी दूरी चली है उसको मापने के लिए अपन ओडोमीटर काम में लेंगे। निम्न में से कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है, अदिश राशि कौन सी है, तो अदिश राशि है इसके अंदर विद्युत धारा, ठीक है। बाकी सारी सदिश राशि है, त्वरण हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ, विद्युत तीव्रता हुई, ये सब क्या है, परिमाण और दिशा दोनों है इनके अंदर, और इसके अंदर केवल परिमाण है। रसायन शास्त्री लुई पास्चर किस मूल के थे, तो किस मूल के थे लुई पास्चर, तो फ्रांसीसी थे ये। इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1822 को, ठीक है। फ्रांस के डोल नामक स्थान पर हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट के एक व्यवसायी सैनिक के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इनकी विशेष खोज है रेबीज वैक्सीन। लुई पास्चर ने किसका वैक्सीन खोजा है, रेबीज का वैक्सीन खोजा है। लुई पास्चर के सम्मान में ही दूध को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। तो दूध को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके कीटाणु रहित बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। Ml/T-2 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है, तो कार्य का मात्रक है ये, ठीक है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो M1L2T-2 ये किसका विमीय सूत्र है, कार्य का। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन के अंदर होता है। लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड और ताप का केल्विन। प्राचीन काल में चिकित्सा शाखा से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी, अष्टांग हृदय की रचना की थी वाघभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक की पुस्तक है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक है वो किसकी, कौन से वैज्ञानिक है, तो आइजैक न्यूटन की है। पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन है, तो बोधायन, इन्होंने पाई के मान को परिकलित किया था, ठीक है। तो पाई का परिकलन का सर्वप्रथम बोधायन ने किया था, और पाई का मान होता है 3.1416, ठीक है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम इससे अवगत करवाया था। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है, तो दाब और बल, प्रतिबल और दाब, ठीक है। तो प्रतिबल और दाब का मात्रक समान है, ठीक है। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है गीगा, हेक्टो, मेगा और टेरा। तो इसके अंदर हो जाएगा गीगा 10 की पावर 9 होता है, हेक्टो होता है 10 की पावर, मेगा होता है 10 की पावर 6, टेरा होता है 10 की पावर 12, ठीक है। तो हेक्टो होता है 10 की पावर 2। तो याद रखिए, देखिए इसके अंदर है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। तो डेका बोलते हैं 10 की पावर 1 को, हेक्टो बोलते हैं 10 की पावर 2 को, किलो बोलते हैं 10 की पावर 3 को, मेगा बोलते हैं 10 की पावर 6 को, गीगा बोलते हैं 10 की पावर 9 को, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक तो 3 लगातार है, इसके बाद में 3 का अंतर है, 10 की पावर 3 बढ़ जाएगी, जैसे किलो से 10 की पावर 3 बढ़ाएंगे तो मेगा, फिर 10 की पावर 3 बढ़ाएंगे तो गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ठीक है। इसके बाद में इधर है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये माइनस के अंदर घात है। तो 10 की पावर -1 को बोलते हैं डेसी, फिर सेंटी 10 की पावर -2, फिर मिली 10 की पावर -3, फिर माइक्रो 10 की पावर -6, फिर नैनो 10 की पावर -9, फिर पिको 10 की पावर -12, फिर फेमटो, एटो, जेटो और योक्टो, ठीक है। तो ये है मूल मात्रा की तुलना में मापी जाने वाली राशि, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।